तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो सच कहूं तो किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। मतलब हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं की। और देखिए, इनका जीवन सिर्फ महलों के ऐशो आराम या बड़े बड़े युद्धों की कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की अकल्पनीय दास्तान है जिसने पहले तो सब कुछ हासिल किया और फिर अचानक से मानो पलक झपकते ही अपना सब कुछ खो दिया, और फिर बिल्कुल राख से उठकर अपना पूरा साम्राज्य वापस छीन लिया। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर एक बहुत बड़ा सम्राट रातों रात अपना पूरा का पूरा साम्राज्य ही हार जाए। ये सवाल ना बहुत गहरा है। मतलब एक ऐसा शासक जिसे विरासत में बेहिसाब सत्ता और रुतबा मिला हो, और वो कुछ ही सालों के अंदर अपना तख्त, अपना घर, अपना सब कुछ गंवा बैठे। ऐसे में कोई क्या करेगा? क्या वो इंसान हार मानकर गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो जाएगा, या फिर इतिहास की सबसे बड़ी और शानदार वापसी की योजना बनाएगा? हुमायूं की पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, और आज हम इसी को बहुत करीब से समझने वाले हैं। तो इस महागाथा की शुरुआत होती है हुमायूं के शुरुआती जीवन से। आखिर ये दूसरे मुगल सम्राट असल में थे कौन? देखिए, 6 मार्च 1508 को काबुल में जन्मे हुमायूं कोई ऐसे आम बिगड़े हुए राजकुमार नहीं थे जो सिर्फ महलों में पले बड़े हों। वो गजब के मेधावी थे। उन्हें फारसी और तुर्की जैसी भाषाओं पर तो जबरदस्त पकड़ती ही, साथ ही गणित और ज्योतिष जैसी मुश्किल विद्याओं में भी उनकी बहुत गहरी दिलचस्पी थी। और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित थे, बिल्कुल नहीं। युद्ध कला में भी वो एकदम माहिर थे। गद्दी संभालने से बहुत पहले ही उन्होंने अपने पिता बाबर के साथ कई युद्धों में हिस्सा लिया था और रणभूमि में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। लेकिन पता है, इतिहास में हुमायूं को जो बात सबसे अलग बनाती है वो है उनका शासनकाल। ये कोई एक सीधी लकीर नहीं है। उनका राजकाज 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। पहला, उनके पतन से पहले का दौर, यानी 1530 से 1540 तक का समय, और दूसरा, उनकी शानदार वापसी के बाद का दौर, यानी 1555 से 1556 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच के जो 15 साल हैं, 1540 से 1555 तक, इनका क्या? और सच कहूं तो यही वो रहस्यमयी दौर है जो किसी के भी मन में ये जानने की उत्सुकता जगा देता है कि आखिर उन 15 सालों में ऐसा क्या हुआ था। खैर, सत्ता का सफर कभी इतना आसान तो होता नहीं है, और हुमायूं के मामले में तो गद्दी पर बैठते ही उन्हें मानो एक कांटों भरा ताज मिल गया था। बात 1530 की है। जब हुमायूं गद्दी पर बैठे तो उन्हें तुरंत ये एहसास हो गया कि यह साम्राज्य अंदर से कितना नाजुक था। विरासत में उन्हें कोई वरदान नहीं, बल्कि सच कहूं तो एक डरावना सपना मिला था। उनके खिलाफ एक बहुत भयंकर तूफान खड़ा था। एक तरफ अफगान सरदार और राजपूत मुगलों को जड़ से उखाड़ फेंकने पर तुले हुए थे, तो दूसरी तरफ खुद उनके सगे भाई साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों को हड़पने की ताक में बैठे थे। और अगर खजाने की बात करें, वो तो लगातार होने वाले युद्धों के वजह से लगभग खाली ही हो चुका था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। मतलब आंतरिक धोखेबाजी और कंगाली ने मिलकर नए राजा के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था ना, जिससे पार पाना लगभग नामुमकिन सा था। और बस इसी भयानक अस्थिरता ने हुमायूं के जीवन के सबसे मुश्किल और काले दौर को जन्म दिया। एक ऐसा दौर जहां उनका सामना एक बेहद खतरनाक दुश्मन से होने वाला था। हालात इसलिए इतने बिगड़े क्योंकि सामने एक बेहद चालाक और शातिर दुश्मन आ खड़ा हुआ था, अफगान रणनीतिकार शेरशाह सूरी। अब देखिए, 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूरी तरह से चौंका दिया और बुरी तरह हरा दिया। ये मुगलों के लिए एक बहुत कड़वा घूंट था। लेकिन असली तबाही तो इसके बाद आई। 1540 में कन्नौज का युद्ध पूरी तरह से विनाशकारी साबित हुआ। शेरशाह की अचूक रणनीति के आगे हुमायूं की सेना टिकी नहीं पाई, और ये हार इतनी बड़ी थी ना कि मुगल साम्राज्य एक झटके में पूरी तरह से खत्म ही हो गया। कन्नौज की उस भयानक हार के बाद जो कुछ भी हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 15, जी हाँ, पूरे 15 सालों तक हुमायूं एक बेघर इंसान की तरह सिंध के तपते रेगिस्तानों से लेकर दर दर की ठोकरें खाते रहे। जरा सोच कर देखिए, जिस सम्राट के पास कभी बेशुमार दौलत और बेहिसाब सत्ता थी, वो अचानक बिना किसी छत के एक निर्वासित और दरिद्र जीवन जीने को मजबूर हो गया था। पर इसी मुश्किल और बेबसी से भरी घड़ी में कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। 1542 में अमरकोट के उसी सूखे रेगिस्तान में उनके बेटे अकबर का जन्म हुआ।
ये ना एक बहुत ही मार्मिक और अजीब कॉन्ट्रास्ट वाला दृश्य है। एक तरफ भविष्य के एक महान साम्राज्य का वारिस इस दुनिया में आ रहा था, और दूसरी तरफ खुद सम्राट बेघर होकर अपनी जान बचाते हुए रेगिस्तानों की खाक छान रहे थे। अब जब अपना ही देश बेगाना हो जाए और सगे भाई ही धोखा दे दें तो इंसान क्या करे? हुमायूं को वहां से भागना पड़ा। अपनों के इस भयानक धोखे के बाद उन्हें आखिरकार ईरान में जाकर सहारा मिला। वहां के शासक शाह तहमस प्रथम ने उन्हें पनाह दी और सबसे जरूरी चीज, सैन्य मदद दी। और सच मानिए, यही वो संजीवनी बूटी थी जिसने हुमायूं की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन वो कहते हैं ना कि रात जितनी ज्यादा गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। और यहीं से शुरुआत होती है हुमायूं की एक बेहद शानदार और ऐतिहासिक वापसी की। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वापसी रातों रात हुआ कोई जादुई चमत्कार बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये हुमायूं का बहुत ही सोच समझकर व्यवस्थित तरीके से बुना गया एक मास्टर प्लान था। उन्होंने इस बार जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की। पहला कदम ईरानी सैन्य मदद को अच्छी तरह से पक्का करना। दूसरा कदम धीरे धीरे अपने पुराने ठिकानों कंधार और काबुल को जीतकर वापस अपने कब्जे में लेना। तीसरा कदम, जो सबसे मुश्किल था, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद बेहद धैर्य के साथ सूरी वंश के लड़खड़ाने का इंतजार करना। और अंत में चौथा कदम, सही मौका देकर सीधा दिल्ली और आगरा पर धावा बोल देना। और आखिरकार उनकी उस लंबी और थका देने वाली जद्दोजहद का फल उन्हें मिल ही गया। 1555 में हुमायूं ने राजधानी पर फिर से कब्जा कर लिया और पूरे शानो शौकत से दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया। मतलब एक बेघर, दर दर भटकने वाले इंसान से दोबारा एक विशाल साम्राज्य का सम्राट बनने का ये सफर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद चलिए अब हुमायूं के असल संघर्ष और उनके द्वारा छोड़ी गई महान विरासत पर नजर डालते हैं। देखिए, हुमायूं का चरित्र असल में बहुत ही जटिल था। उनकी कमजोरियां एकदम साफ थीं। रणनीति में बड़ी बड़ी चूक कर जाना, फैसले लेने में बहुत ज्यादा वक्त लगाना, और सबसे बड़ी बात, अपने धोखेबाज भाइयों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना। और ईमानदारी से कहें तो इन्हीं गलतियों की वजह से उन्होंने अपना बना बनाया साम्राज्य खोया था। लेकिन दूसरी तरफ उनकी ताकत भी बेमिसाल थी। उनका लचीलापन, उनका कभी ना हार मानने वाला रवैया और उनका दयालु स्वभाव, इन्हीं खूबियों ने उन्हें कभी पूरी तरह से टूटने नहीं दिया और आखिरकार उन्हें उनका छिना हुआ तख्त वापस दिलाया। लेकिन रुकिए, यहीं पर इतिहास अपनी सबसे बड़ी और शायद सबसे कड़वी विडंबना हमारे सामने पेश करता है। 24 जनवरी 1556 को जिस इंसान ने लगातार 15 सालों तक भयंकर युद्धों, अपनों की धोखेबाजी और रेगिस्तान की उस जानलेवा गर्मी की मार झेली हो, जो इंसान मानो मौत के जबड़े से अपना साम्राज्य वापस खींच लाया हो, उसकी मौत किसी युद्ध के मैदान में या लड़ते हुए नहीं होती, बल्कि सब कुछ वापस हासिल करने के कुछ ही समय बाद वो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। जरा सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी जंगें जीतने वाला, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला सम्राट अपनी ही सीढ़ियों से हार गया। इतिहास की इससे बड़ी विडंबना भला और क्या हो सकती है? तो इस पूरे विश्लेषण से हमें जो सबसे अहम बात समझनी है वो ये है कि हुमायूं का सफर उनके जाने के साथ खत्म नहीं हुआ था। अगर वो उस वक्त उस रेगिस्तान में हार मान लेते ना, तो मुगल वंश शायद उसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिट गया होता। उनकी उसी कभी ना टूटने वाली जिद ने उस महान युग की एक बहुत मजबूत नींव रखी, जिसे बाद में उनके बेटे महान अकबर ने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। और हाँ, उनका सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत गहरा रहा है। अगर हम वास्तुकला या आर्किटेक्चर की बात करें तो उनकी याद में उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। अब ये भव्य मकबरा कोई साधारण इमारत नहीं है। ये वही ऐतिहासिक संरचना है जिसने दशकों बाद दुनिया के सबसे बड़े अजूबे ताजमहल के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम किया था। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में हम सबको एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगी। हुमायूं की असल कामयाबी आखिर क्या थी? क्या वो उनके द्वारा जीते गए बड़े बड़े युद्ध थे, या फिर सब कुछ छिन जाने के बाद, पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के बाद भी राख से दोबारा उठ खड़े होने की उनकी वो अदम्य इच्छा शक्ति? ये कहानी सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि महानता केवल जीत हासिल करने में नहीं है, बल्कि हारने के बाद वापस उठकर खड़े होने की ताकत में छुपी होती है।